हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बच्चों स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग क्या क्या बातें करेंगे। तो सर आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बातचीत की जाएगी। उसके बाद हम लोग चालक स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे, फिर हम लोग परावैद्युत तथा ध्रुवण की बात करेंगे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बातचीत करने लग जाएंगे एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत धारिता। ठीक है, तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों इन चीजों का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे एकदम अच्छे से इस चीज को सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों को मैं बता दूं कि इसके पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या बात की थी। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने बात किया था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के बारे में। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमने स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा के बारे में भी हमने बातचीत किया था। एक बार बाह्य क्षेत्र नहीं था, मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं था, तब हमने आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखी थी। फिर उसके बाद एक बार बाह्य क्षेत्र था, तब हमने आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा देखी थी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कहानियां नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में मेरे प्यारे बच्चों ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग हमारे पास क्या है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे जो कि बच्चों एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है जी। आपको पता है कि एकदम ऐसा ही फिगर हमने पहले चैप्टर यानी कि विद्युत क्षेत्र हमने कैलकुलेट किया था वैद्युत ध्रुव वाले में। ठीक है बच्चों, जब हमने किया था कि वैद्युत ध्रुव पर एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब रखा जाता है तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करता है, तो इतना आपने फिगर वहां पे बनाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो फिगर मुश्किल है नहीं, तो मैं फिगर बनाने नहीं जा रहा। ठीक है, बनाऊंगा तो ऐसे ही सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों फिगर बनेगा। आपको पता है हमने बना रखा है, इसलिए मैं बना दूं क्या, आप बोलोगे तो बनाना ही पड़ेगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों बना देते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों 3-4 ऐसे समांतर रेखाएं बनाते हैं जिसको मैं क्या कहता हूं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र को। ठीक है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है। अच्छा जी, मेरे प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखेंगे। क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, रख देते हैं। ये हमारे पास -q आवेश होगा और ये हमारे पास +q आवेश होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र के कारण इस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या लगेगा, एक बल आरोपित होगा। तो हम जानते हैं सर क्या, कि धनात्मक आवेश पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और ऋणात्मक आवेश पे मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है जी। तो यहाँ पे बल का मान क्या होगा, Q इंटू ई। यहाँ पे बल का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, Q इंटू ई का। ठीक बात है। इस वैद्युत ध्रुव की जो हमने लंबाई मान ली, मान लो वो 2a मान लिया, और ये वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो हमने सीखा था कि ये मेरे प्यारे बच्चों ये अस्थानांतरित गति नहीं करता है। कौन सी गति करता है बच्चों, ये करता है घूर्णन गति, यानी कि ऐसे ये घूमता है। ठीक है, तो इसके घूर्णन गति में हमने एक बच्चों फॉर्मूला लगाया था। लगाया क्या था, फॉर्मूला हमने लाया था, वही आपका डेरिवेशन होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। बोल याद आ रहा है कुछ बातें, हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, हम मेरे प्यारे बच्चों इसको घुमाते हैं। ठीक है, तो घुमाने में मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कितना काम करना पड़ेगा। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चों मान लो इस वैद्युत ध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में θ1 से θ2 कोण तक घुमाया जाता है। क्या? θ1 से θ2 कोण तक हम लोग घुमाना चाहते हैं। हम लोग बच्चे से इस θ1 को θ0 भी बोल सकते हैं, थीटा को थीटा भी बोल सकते हैं कि θ0 से मतलब ये प्रारंभिक कोण है कि पहले कैसे ये वैद्युत क्षेत्र में रखा है और आप उसको कहां तक घुमाना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम जब घुमाएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वही कार्य देखना चाहते हैं और वही जो कार्य होगा वो मेरे प्यारे बच्चों इस वैद्युत ध्रुव में एक स्थितिज ऊर्जा के रूप में समाहित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग छोटा सा एंगल डी थीटा घुमाने के लिए मान लो किया गया कार्य मेरे प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बात सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। चलो, तो जैसे आपको याद होगा कि मेरे प्यारे बच्चों कार्य होता है सर बल गुणे विस्थापन। बोलो, बल गुणे विस्थापन तो कार्य होता है। हम कहेंगे हाँ सर, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब हम यहाँ पे घूर्णन गति की बात करते हैं तब यहाँ पे बल के जगह पे क्या आता है बच्चों? टाउ। और विस्थापन के जगह पे क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? कोणीय विस्थापन, जिसको मैं डी थीटा कह दूं तो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए। कोणीय विस्थापन को हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। याद करो वो कक्षा 11 के दिन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने कोणीय विस्थापन को थीटा से प्रदर्शित किया था, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो डी डब्ल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टाउ इंटू डी थीटा के बराबर। ठीक है जी, ओके सर जी। तो मेरे प्यारे बच्चों बस इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कैलकुलेशन करते जाएंगे। टाउ क्या हो जाएगा हमारे पास? पीई साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको तो टोटल वर्क कैलकुलेट करना है ना। टोटल काम कितना हुआ हमको चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर हमने एक तरीका सीखा है कि जब कुल काम चाहिए तो आप क्या कर देते हो? इसी डी डब्ल्यू का समाकलन कर देते हो। लेकिन कहां से कहां तक समाकलन करना है? तो हमने कहा कि प्रारंभ में θ0 एंगल था, कोण था, और अंत में क्या है? थीटा एंगल है। तो इसको हम θ0 से थीटा तक क्या करेंगे बच्चों? समाकलन कर देंगे। बात समझ में आई? तो हमारे पास जो कुल कार्य है वो मिल जाएगा बच्चा लोग। क्या देख, ये हो जाएगा पीई साइन थीटा और ये हो जाएगा डी थीटा। कहां से कहां तक जी? θ0 से थीटा तक। बहुत सही सर, बहुत सही जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों डब्ल्यू क्या हो जाएगा? देख, अब जिसकी वैल्यू नहीं बदलती, हमने सीखा है कि जिसकी वैल्यू नहीं बदलेगी वो समाकलन के बाहर और बाकी समाकलन के भीतर ही रह जाएगा। तो बताओ, कोण ही तो बदलेगा। जब घुमाओगे तो कोण ही बदलेगा, ना तो इसका ना तो इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण P बदलेगा, ना तो वैद्युत क्षेत्र बदलने वाला है। तो बदलेगा कौन मेरे प्यारे बच्चों? थीटा। तो इसलिए साइन थीटा डी थीटा भीतर रह गया और बाकी लोग मेरे प्यारे बच्चों बाहर आ गए। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों को याद करो कि साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए कि साइन थीटा का समाकलन होता है सर माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे मैं कोने में लिख देता हूं। ठीक है बच्चों, कहां लिखूंगा मैं? कोने में। आ जाओ, कोने में लिख देता हूं इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, तो मेरे प्यारे बच्चों अब अपने को क्या करना है? जब समाकलन हो जाता है तो इसको बोलते हैं उच्च सीमा, और सॉरी ऊपर वाले को बोलेंगे उच्च सीमा, नीचे वाले को बोलेंगे निम्न सीमा। तो ये θ0 है और ये क्या बच्चों? थीटा है। ठीक है, अच्छा, अब अपनी बारी आती है कि इस थीटा के जगह पे एक बार उच्च सीमा रखी जाएगी और इसी थीटा की जगह पे एक बार निम्न सीमा रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो, तो रखने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों को याद होना चाहिए। चलो, W इक्वल्स टू PE, ब्रैकेट बनाएंगे, माइनस का कॉस, थीटा की जगह पे थीटा रखो तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा जी। चलो, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर माइनस का कॉस, यहाँ पे थीटा क्या है बच्चों? θ0 है। कहानी खत्म हो गई जी। ओके सर जी, अब चल, तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? यहाँ पे PE हो गया
और ये माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा कॉस थीटा नॉट। ठीक है, अब बताओ जो पहले धनात्मक है तो उसको धनात्मक वाले को पहले भी तो लिख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा नॉट माइनस का कॉस थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास ये हमारे पास हो गया बच्चों किया गया कार्य। ठीक है, ये हमारे पास कार्य की वैल्यू हमको मिल गई सर। अब मेरे प्यारे बच्चों जो कार्य होता है वही तो समाहित हो जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में, तो हम लोग इसी W को U के बराबर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों W बराबर सॉरी जो W है वो क्या बन जाएगा, U बन जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा PE, और यहाँ पे cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। आप कहेंगे नाट और थीटा मतलब क्या, आप थीटा 1 थीटा 2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, अब मेरे प्यारे बच्चों फिगर में आते हैं एक बार। फिगर कहाँ, यहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख नीचे वाले में, जब मान ले जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत ध्रुव जब इस पोजीशन पे रहता है ऐसे लंबवत, यानी कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री जब होगा मेरे प्यारे बच्चों, तब मेरे प्यारे बच्चों जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, जीरो। बात समझ में आई? यानी कि किया गया कार्य क्या हो जाता है, जीरो। तो हम लोग क्या लेते हैं, एक बार थीटा नॉट की वैल्यू 90 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, यही नीचे है। थीटा नॉट की वैल्यू क्या ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 90 ले लेंगे, कि मान लेंगे कि वो पहले हमारे पास वैद्युत क्षेत्र के लंबवत था। तो अगर हमने थीटा नॉट की वैल्यू 90 डिग्री ले ली, तो जो हमारे पास वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी PE cos 90 डिग्री माइनस का cos थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों को दिख रहा होगा कि U की वैल्यू क्या हो गई। अब ये cos 90 क्या हुआ, जीरो हो गया, तो चलो लिख लेते हैं एक लाइन और, ये जीरो माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो U की वैल्यू क्या बनेगी, अब बच्चे माइनस कॉस थीटा बाहर आएगा, तो क्या मैं इसको माइनस का PE cos थीटा लिख दूं तो आपको बुरा लग जाएगा, आप कहेंगे नहीं सर। चलिए, तो ये हमारे पास हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि दो हमारे पास राशियां हैं और वहां पे cos थीटा भी लिखा हुआ है, तो सर इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं माइनस का P डॉट E, तो आप कहेंगे हाँ सर। तो हमारे पास ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा P डॉट E के बराबर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इस वाले डेरिवेशन को करते हैं आराम आराम से। मैंने कोई भी डेरिवेशन अपने प्यारे बच्चों को बताया कि हम लोग उसको 3 स्टेप में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सुंदर सा फिगर बनाएंगे, फिगर के बारे में 2-4 बातें लिखी जाएंगी, जो भी आपने फिगर बनाया है वही बातें आप लिख दोगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आराम आराम से हमारा कैलकुलेशन हो जाता है और हम अपने लास्ट व्यंजक पे पहुंच जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो तो सबसे पहले फिगर बना, फिगर के बारे में ये बातें लिख देनी होती है कि माना एक वैद्युत ध्रुव जिसकी लंबाई 2a है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत ध्रुव पर बलयुम का आघूर्ण कार्य करता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, किया गया कार्य डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स टू बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, ये सारी बातें होंगी। उसके बाद हम डब्ल्यू निकालेंगे, तो कहां से कहां तक, थीटा नॉट से थीटा हम घुमाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको समाकलन कर देंगे। तो किया गया कार्य मेरे प्यारे बच्चों के सामने दिख रहा है, सेम टू सेम चीजें साफ साफ वही है। ठीक है, उसके बाद हम थीटा नॉट की वैल्यू 90 ले लेते हैं, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू इतनी हो जाती है, और इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं P डॉट E। ठीक बात, कर लोगे? बहुत सही सर, बहुत आसान है। चलो, अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाम है चालक स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, जिसमें हम लोग पदार्थों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो चालकों के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, चालक हैं। गोल्ड हुआ मतलब सोना, आयरन लोहा, कॉपर तांबा, स्टील इस्पात, ये सभी लोग क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चालक पदार्थ है। अच्छा, चालक पदार्थ आप किसे कहते हो? आप कहते हो कि भैया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, चालक। और इसके अपोजिट हम लोग क्या कहेंगे, उसको अचालक, यानी कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अपने इसी सिलेबस में, क्लास 12th के अपने इसी सिलेबस में हम लोग अपना अंतिम चैप्टर जब पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 यानी कि 14वां चैप्टर, तो मेरे प्यारे बच्चों वो चैप्टर है सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक का। ठीक है, तो वो एक अलग प्रकार का मटेरियल होगा, वहां पे उसकी बातचीत की जाएगी। अभी हम लोग चालक और अचालक की बातें कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं कि चालक में स्थिर वैद्युतिकी कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको पता ही है ना। उसी के कारण तो बच्चे इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये सारी बातें आपने अपनी क्लास 10th में सीख रखी हैं। ठीक है, तो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में ये क्षेत्र की दिशा के विपरीत बहते हैं। जैसे मान लो कोई चालक है, उसको हमने वैद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो जो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो ऋणात्मक आवेश होता है ना, और हमने सीख रखा है पहले चैप्टर से, ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र द्वारा उसके विपरीत दिशा में बल लगता है। धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें हम लोग चालक के बारे में जानते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को आपको अच्छे से सीखना है, और ये पॉइंट्स मेरे प्यारे बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। चलिए, आसानी है। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, हमने सीखा है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? हमने सीखा कि अगर किसी चालक को आप आवेश देते हो तो पूरा का पूरा आवेश उसके सरफेस पे फैल जाता है, भीतर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए वहां पे वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होता। ऐसा क्यों होता है हमने वहां पे डिस्कस किया था, यहाँ भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो किसी चालक को आपने आवेश दिया, मेरे प्यारे बच्चों मान लो हमने एक चालक बना लिया, ये गोला हमारे पास एक चालक है, इसको मैंने आवेश दिया क्यों, मान लो धनात्मक आवेश क्यों है। ठीक है बच्चे, तो ये जो आवेश है केवल और केवल इसके सतह पर ऐसे फैल जाता है, उसके भीतर आवेश नहीं रहता। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जो आवेश आप दियो धनात्मक वाला, तो आपको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों सभी सजाती आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसमें प्रतिकर्षण का गुण होता है ना। और चालक जो पदार्थ है उसमें बच्चे आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है। ठीक है, उनके पास स्वतंत्रता है, वो आ जा सकते हैं। तो जब बच्चे प्रतिकर्षण होगा तो वो दूर दूर भागेंगे, और वो मेरे प्यारे बच्चों अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए, अपनी ऊर्जा को खत्म करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, देखो हर एक बंदा अपनी लाइफ में बच्चों स्टेबल होना चाहता है, तो ये जो आवेश है वो भी मेरे प्यारे बच्चों अस्थाई होना चाहते हैं। तो अस्थाई होने के लिए अपनी ऊर्जा को मेरे प्यारे बच्चों मिनिमाइज करने के लिए एकदम मेरे प्यारे बच्चों उसके सरफेस पे आ जाएंगे। क्या उससे भी छिटक जाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा। उनके लिए जो लास्ट जगह होगी वो क्या होगा, इसका सतह होगा, इसका पृष्ठ होगा। तो इसलिए किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। बात समझ में आई? तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बच्चा लोग चालक की बात करते हैं, तो चालक को दिया गया आवेश, भीतर आवेश जीरो, भीतर विद्युत क्षेत्र जीरो, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो विभव होता है मेरे प्यारे बच्चों वो नियत होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो अगली बात, आवेशी चालक के पृष्ठ पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती हैं। अगर मान लो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पृष्ठ के कहीं भी आप खींचोगे तो क्या होंगी, पृष्ठ के लंबवत होंगी। बात समझ में आई? यहाँ पे उसके पृष्ठ के लंबवत होती है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। चलो अगली बात, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। ठीक है, अगली बात, चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है। हमने सारी बातें यहां बता दी इस फिगर में कि विभव क्या है, नियत है, तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान भीतर के बराबर। मतलब हम एक लाइन ऐसे कह सकते हैं कि किसी चालक के केंद्र से लेकर के उसकी सतह तक जो विभव होता है वो मेरे प्यारे बच्चों समान होता है, नियत होता है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को
इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलो अगली बात, आवेशी चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस बात को आपको याद रखना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये फॉर्मूला होता है। ये फिगर में वही है, एनसीईआरटी का फिगर है, चालक का पृष्ठ है और पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। तो मेरे प्यारे सीधा सीधा डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। अब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात करने लग जा रहे हैं एक बहुत ही छोटे से और प्यारे से कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र को, किसी एक निश्चित क्षेत्र को हम लोग बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। एक बार पढ़ लीजिए परिभाषा। किसी निश्चित क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे अच्छा मेरे प्यारे बच्चों क्या, इसे मान लो आप कहीं गए, ठीक है, आप कहीं गए और बारिश आ रही है, झमाझम बारिश हो रही है और बिजली बिजली पूरा कड़ाके की कड़क रही है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अधिकतर देखने को क्या मिलता है, लोग गाड़ी से निकल करके, मान लो आपके पास 4 व्हीलर है, कार है आपके पास, आप लोग निकल करके किसी पेड़ के नीचे या ग्राउंड पे आप लोग चले जाते हैं। तो अगर बिजली कड़क रही तो मेरे प्यारे बच्चों अगर आप कार में बैठे हुए तो कार में आप सुरक्षित हैं बिजली से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो कार का मेरे प्यारे बच्चों ऊपर वाला सतह है वो क्या है बच्चों? वो चालक पदार्थ से बना हुआ है, मेटल का है। ठीक है, तो वहां पे ये जो प्रोसेस है वहां पे फॉलो होता है। ठीक है, कौन सा? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते, पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है एक बार। बिजली गिरने के समय बंद कार या बस में बैठे रहना किसी पेड़ के नीचे या मैदान में खड़े रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि चालक के अंदर खोखले भाग, मतलब जैसे मान लो ऊपर ऊपर ही तो केवल हमारे पास चालक पदार्थ है, अंदर तो खाली होता है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे किताब की भाषा में बच्चों कोटर कहते हैं, खोखला भाग कहते हैं। स्थित कण या आवेश बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परिरक्षित रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। ठीक है, उसका उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक बात है, तो ये हमारे पास घटना क्या है बच्चों? स्थिर वैद्युत परिरक्षण। छोटे छोटे आज की क्लास में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होंगे, उन सभी कॉन्सेप्ट को हम आराम आराम से सीखते चले जाएंगे। ठीक है, अगली बात होगी मेरे प्यारे बच्चों चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। तो चालक हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, देख हम लोग यहाँ पे 3 पदार्थ के बारे में बात करेंगे, चालक, विद्युत रोधी मतलब जिसको आप इंसुलेटर कहते हो, अचालक भी कहते हो, और तीसरा पदार्थ होगा मेरे प्यारे बच्चों परावैद्युत। तो अभी हम लोग परावैद्युत पढ़ने वाले हैं, हम लोग पहले चालक सीख लेते हैं। तो चालक हम जानते ही हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसको चालक कहते हैं। लोहा हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सब चीजें। ठीक है, विद्युत रोधी जैसे इसका उल्टा होता है, वह पदार्थ जिससे होकर इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी हुआ, कांच हुआ, मोम हुआ, शीशा हुआ, ये सब सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों क्या है? विद्युत रोधी पदार्थ है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों एक अलग टाइप का हमारे पास पदार्थ आएगा जिसका नाम होगा परावैद्युत पदार्थ। तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं परावैद्युत तथा ध्रुवण। ठीक है, अच्छा, एक अलग टाइप का पदार्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों नॉर्मली ये जो पदार्थ होता है ये क्या होता है? अचालक, यानी कि विद्युत रोधी है, इंसुलेटर ही है। ठीक है, तो लेकिन जब हम मेरे प्यारे बच्चों इसको किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इसको जब रखते हैं तो ये मेरे प्यारे बच्चों अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र का गुण दर्शाएगा, मतलब विद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, तो हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे? इसको हम लोग ऐसे परिभाषित करेंगे कि वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, ठीक है, मतलब उसका इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, परावैद्युत प्रभाव कहलाते हैं। अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे विद्युत प्रभाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, सब कुछ डिटेल में सीखना है आपको। जैसे मान लो अभ्रक हुआ, कांच हुआ, माइका हुआ, मोम हुआ, कागज हुआ, ये सारी चीजें क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होता है, क्या सभी विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत हैं? तो बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है,
सभी विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ नहीं होते। अब इसका उल्टा मैं बोल रहा हूं, क्या सभी परावैद्युत पदार्थ विद्युत रोधी होते हैं? तो आप कहेंगे हाँ, ठीक है, जो परावैद्युत है वो विद्युत रोधी है, लेकिन सभी विद्युत रोधी पदार्थ परावैद्युत पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बात को अपने दिमाग में आपको बंद कर लेना है। चलिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं इसी परावैद्युत पदार्थ के बारे में। तो मेरे प्यारे बच्चों, परावैद्युत पदार्थ हमारे लिए दो टाइप के होते हैं, एक अध्रुवी और एक मेरे प्यारे बच्चों ध्रुवी परावैद्युत। ठीक है, तो अब इनको बारी बारी से हम डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इनके ध्रुवण को सीखेंगे। अध्रुवी पदार्थ मेरे प्यारे बच्चों होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनके अणुओं में, ठीक है, जिनके अणुओं में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, और मेरे सॉरी, अध्रुवी मतलब नहीं होता, उल्टा बोल रहा हूं। अध्रुवी पदार्थ होते हैं जिनमें मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, जीरो होता है। ठीक है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, CO2 है, N2 है, O2 है, जो भी है ये सब मेरे प्यारे बच्चों अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब ध्रुवी होंगे तो ध्रुवी पोलर, तो वहीं से आपको समझ जाना है कि उसके बच्चों अणुओं में क्या होगा, वहां पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होगा। यहाँ पे नहीं होता है, वहां पे होता है। ठीक है, तो इसको परिभाषित कर लेते हैं। अध्रुवी परावैद्युत क्या कहलाते हैं, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र संपाती होता है एक ही बिंदु पर। संपाती का मतलब एक ही बिंदु, ये वर्ड आप सुनते होंगे मैथ्स में, ठीक है, कि संपाती है, संपाती मतलब एक ही बिंदु पर, अध्रुवी परावैद्युत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे H2 है, N2 है, O2 है। बात समझ में आई? इसको बनाने के लिए, मतलब अभी मैं बना के दिखाऊंगा, आगे जब इसका ध्रुवण सीखेंगे हम लोग, तो मान लो कोई परावैद्युत पदार्थ होगा तो उसके जो अणु होंगे उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। मैं तो बना देता हूं, इसे मान लो यही प्लस यही माइनस, यही प्लस यही माइनस। ठीक है, कि मतलब धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, संपाती होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। तो मतलब इसका मतलब ऐसा फिगर हम लोग देखते हैं। जब ध्रुवी परावैद्युत की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि उनके अणुओं के बीच में परावैद्युत वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, जैसे मान लो HCl है, H2O है, तो HCl में देखो एक H प्लस और Cl माइनस, तो हमको पता है कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बच्चे माइनस से प्लस की तरफ होता है, तो ये इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार से अब हमारे पास पानी यानी कि H2O का है। ठीक है, इसको परिभाषित कर लेते हैं। छोटी मोटी परिभाषाएं, ये सारी परिभाषाएं आपको याद रखनी है। समझ में आई बात? चलो, वे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों और ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होता है, उनमें कुछ बच्चे दूरी होती है। जैसे उसको अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, थोड़ा सा ऐसे। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास धनावेश ऋणावेश होंगे कुछ दूरी पर होंगे। अच्छा, जो हमारे पास ये था, तो इसमें बच्चों देखो P बराबर होता है Q इंटू 2A या 2L, या इसको आप D ही लिख सकते हो, यहाँ पे दूरी होती है ना दोनों आवेशों के बीच में। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, ये जो D होगा ये खुद जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो जाएगा तो ये सब कुछ जीरो, क्योंकि केंद्र संपाती है। ठीक है, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इनके बीच में कुछ दूरी होती है, तो इसलिए P बराबर Q इंटू D यहाँ पे संभव होता है। बात समझ में आई? तो वही बातें यहाँ पे आपको लिखनी है कि ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ क्या है, जैसे H2O है, HCl है, ये सारे क्या है, ध्रुवी है। अब बच्चों हम लोग सीखने जा रहे हैं ध्रुवण। क्या सीखने जा रहे हैं? ध्रुवण, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। ठीक है, कि कैसे ये विद्युत प्रभाव दिखाते हैं उसको हम लोग जानने जा रहे हैं। चलो, ध्रुवण क्या होता है? ध्रुवण वह प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों जिसमें हम क्या करेंगे, परावैद्युत पदार्थ को, परावैद्युत पदार्थ चाहे वो ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी हो, हमसे मतलब नहीं है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ है, उसको हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख देंगे। तो आपको पता है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखोगे तो जो भी हमारे पास वो अणु है प्लस माइनस, उसके अंदर है धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश पर भी बल लगता है, ऋणात्मक आवेश पर भी बल लगता है। और हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में धनात्मक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और ऋणात्मक आवेश पे उसके विपरीत दिशा में बल लगता है, यानी कि दोनों धन और ऋण एक दूसरे के विपरीत जाने लग जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उनकी कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी जैसा कि फिगर में यहाँ पे बनाया गया है।
बात समझ में आई कि देखो इसका जो धन आवेश इधर भागने लग गया, ऋण आवेश इधर आने लग गया, तो जो इसका संरचना है कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग परावैद्युत का ध्रुवण। जब हमारे पास ये फिगर कब था, ये फिगर तब था जब हमारे पास वैद्युत क्षेत्र 0 था, और ये हमारे पास कब है, जब वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को दर्शाया गया है। ठीक है, तो आप ध्रुवण को कैसे परिभाषित करोगे, आइए सीखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्रुवण वह प्रक्रिया है जिसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र किसी परावैद्युत पदार्थ के धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों को विपरीत दिशाओं में थोड़ा स्थानांतरित कर देता है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जिससे एक प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब चाहे वो ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी हो। ठीक है, जब हमने वैद्युत क्षेत्र को 0 रखा है तब तक तो हमने कहा कि ध्रुवी वाले में हमारे पास मॉलिक्यूल के बीच में, अणुओं के बीच में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, लेकिन अध्रुव में नहीं है। लेकिन जब उनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, चाहे ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी हो, उन दोनों में होगा। बात समझ में आई? ठीक है, आ जाओ। अच्छा, एक बात और, अगर मैं कह रहा हूं कि ध्रुवी में वैद्युत ध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है बच्चों, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं कह रहा हूं, अगर मान लो किसी एक पदार्थ को लेते हो, वो पदार्थ हमारे पास क्या है बच्चों, ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ है, जैसे H2O HCl है, तो जब ओवरऑल की बात करेंगे, ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल उस पदार्थ के बारे में जब आप बातचीत करोगे, तो उसका भी मेरे प्यारे बच्चों जो P होगा वो 0 होगा। बात समझ में आई? मैं किसी एक अणु की बात कर रहा हूं यहाँ पे। जब हमने अणु की बात की तो बस अणु के लिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चों होता है। ठीक बात। और जब हम लोग अध्रुवी की बात कर रहे हैं तो उसमें तो अणुओं के बीच में नहीं होता, ओवरऑल भी 0 होगा। यहाँ पे अणुओं के बीच होता है, लेकिन ओवरऑल क्या होगा, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट होता है, विन्यास, वो मेरे प्यारे बच्चों इधर उधर होता है और वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो ओवरऑल जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुवी हो चाहे अध्रुवी हो, दोनों का क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हमने ध्रुवण सीख लिया। अब इसी से मेरे प्यारे बच्चों एक हम राशि डिफाइन करते हैं, एक परिभाषित करते हैं, जिसका नाम है ध्रुवण सदिश। ये क्या है कि जो हमने बाह्य क्षेत्र अप्लाई किया, ठीक है, तो प्रति एकांक प्रति एक, मान लो कोई पदार्थ है, उसको हमने वैद्युत क्षेत्र के भीतर रख दिया, ठीक है, तो प्रति एकांक आयतन में कितना विद्युत ध्रुव आघूर्ण बच्चे उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कह देते हैं। कि प्रति एकांक आयतन में कितना बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण प्रेरित हुआ, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। उसको P से प्रदर्शित करते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, P बराबर काई ई। ठीक है, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रवृत्ति बोलते हैं। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस बात को आपको याद रखना है। P हमारे पास क्या है, ध्रुवण सदिश है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हीं परावैद्युत पदार्थों के हम ध्रुवण के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और साफ साफ फिगर आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम अध्रुवी की बात कर लेते हैं। तो देखो अध्रुवी का जो मेरे प्यारे बच्चों इनके एक एक अणु की बात करें तो P सबका 0, ओवरऑल भी 0 होता है। लेकिन जब हमने इसको वैद्युत क्षेत्र में रख दिया तो आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र में दोनों, चाहे धन हो चाहे ऋण हो, दोनों पर बल लगेगा। और जब बल लगेगा तो मेरे प्यारे बच्चों उनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये वाला ऐसा बन गया, पहला वाला ऐसा बन गया है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब इसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आ जाता है। बात समझ में आई? ये वाला ऐसा बन गया। तो यहाँ पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 था, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 0 नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन है अध्रुवी अणु का। तो इसको पढ़ लीजिए भैया, क्या है, जो जो हमने बताया साफ साफ वही बातें होंगी कि जब इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो धनात्मक और ऋणात्मक पे बल लगता है, वो एक दूसरे से मतलब दूर हो जाएंगे, कुछ सेपरेशन आ जाएगा, इसलिए वहां पे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो जब किसी अध्रुवी परावैद्युत को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो प्रत्येक परमाणु या अणु के भीतर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश विपरीत दिशाओं में बलों का अनुभव करते हैं, जिससे आवेशों का अस्थायी पृथक्करण और एक प्रेरित विद्युत आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए
प्रेत द्विध्रुव आघूर्ण स्वयं को विद्युत क्षेत्र के साथ संरेखित करते हैं, जिससे एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र बनता है जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र को विरोध करता है। यह आंतरिक क्षेत्र परावैद्युत पदार्थ के भीतर समग्र वैद्युत क्षेत्र की सामर्थ्य को कम करता है। देख, अब इस फिगर के नीचे मैं एक अपना फिगर बनाऊंगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, देखो लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों, पहले हमारे पास दो फिगर है, तो इस दूसरे फिगर के बाद एक फिगर मैं और बनाना चाहता हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो इन तीनों फिगरों को आपको देखना है, यही बना लेता हूं छोटा सा, ठीक है। और इसको नीचे कर देता हूं, अब सब कुछ दिख रहा है। तो एक टाइम आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आपको देखना है कि ये जो हमारे पास ये लोग हैं, है ना, ये लोग सब कुछ कट्टी पिट्टी हो जाएंगे। बस केवल क्या बचेगा हमारे पास, एक तरफ माइनस बन जाएगा और एक तरफ मेरे प्यारे बच्चों प्लस बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख गया कि एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस माइनस और प्लस के कारण, जिसको हम बोलेंगे ई ने लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड वाला, ठीक है, या ई आई ही लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई आई मतलब जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र तो हमारे पास है ही, ठीक है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र को मान लो ईओ लिख दें, मतलब आउटर। तो जो हमारे इसके अंदर परावैद्युत के अंदर जो हमारे पास नेट वैद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा ई नॉट माइनस ई आई के बराबर, यानी कि कम हुआ कि नहीं हुआ। तो वही बातें इसकी परिभाषा में यहाँ पे लिखा गया है कि जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र का विरोध करता है, यह आंतरिक क्षेत्र परावैद्युत के भीतर समग्र वैद्युत क्षेत्र के सामर्थ्य को कम कर देता है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुवी परावैद्युत का ध्रुवण, मतलब ध्रुवी तो ऐसे होते हैं जनरली, इनका अपना खुद का अलग अलग बच्चों होता है, P1 P2 जो भी आप कह लीजिए, सॉरी इसका ऊपर होगा P2। लेकिन जब हम टोटल की बात करते हैं तो ये भी क्या हो जाते हैं बच्चों, जीरो। लेकिन कब, जब वैद्युत क्षेत्र नहीं है तब। अब जब वैद्युत क्षेत्र है तो उनका अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा, धनात्मक आवेश, जैसे मान लो ये ऐसा था तो अब ऐसा हो गया, ठीक है। तो धनात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋणात्मक आवेश वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इसका भी एक फिगर लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों में बनाता हूं आपको अच्छे समझाने के लिए, वैसा ही जैसे मैंने अभी आपको उसके लिए बनाया था, ठीक है। तो एक टाइम आएगा इसके लिए भी ऐसे माइनस माइनस एक तरफ, प्लस प्लस एक तरफ हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर से एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र जो ई नॉट है उसका विरोध करता है। तो जो टोटल वैद्युत क्षेत्र होगा इसके भीतर वो भी क्या होगा, ई नॉट माइनस ई आई के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कहानी मेरे प्यारे बच्चों ध्रुवी और अध्रुवी पदार्थों के परावैद्युत ध्रुवण का, ठीक है। तो ध्रुवी परावैद्युत का ध्रुवण कैसे लिखोगे कि जब किसी ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके घटक अणु जिसमें पहले से ही अस्थायी विद्युत ध्रुव होते हैं, है ना, क्षेत्र के साथ संरेखित हो जाते हैं, जिससे नेट विद्युत ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है और परिणाम स्वरूप ध्रुवण होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों को पता होनी चाहिए, पता रहेगा। हाँ सर। अब मेरे प्यारे बच्चों हम बातचीत करने जा रहे हैं एक अलग कॉन्सेप्ट का, जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों वैद्युत धारिता। क्या मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अच्छे से सीखेंगे, इसकी सारी कहानी को सीखेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, जो धारिता होती है, धारिता, इस वर्ड को आप पकड़िए, इसकी पूरी कहानी पहले समझनी पड़ेगी। धारिता मतलब क्या होता है बच्चों, धारण करने की क्षमता, अपने पास कुछ रखने की क्षमता, ठीक है। जैसे मान लो, पहले मैं एक कहानी बताऊंगा, उस कहानी से ही सारी चीजें मैं अपने प्यारे बच्चों को समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चा, एक बाल्टी है, ठीक है। ये क्या है, बाल्टी है जी, है ना। इस बाल्टी में मान लो बच्चा आप पानी डाल रहे हो ऊपर से, आप इसमें बच्चों मान लो कहीं पाइप से बच्चा आप पानी डाल रहे हो, वाह सर क्या बात है।
तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, जब आप पानी डालोगे तो पहले बाल्टी खाली थी, है ना। तो अब इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, मान लो जनरली बच्चे ये जो बाल्टी है 10 लीटर की है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों पानी जैसे जैसे डालोगे ये बाल्टी ऐसे ऐसे पानी बच्चे उसके ऊपर बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे जैसे पानी इसमें आ रहा है, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे, जैसे जैसे आप पानी डाल रहे हो पानी का स्तर भी, मेरे पानी का स्तर, स्तर मतलब लेवल, वो भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, साथ साथ इंक्रीज यानी कि बढ़ रहा है। ठीक है, क्या इतनी बात समझते हैं? हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों उसी के जैसा हम लोग यहाँ पे लेंगे एक चालक पदार्थ। ये क्या है, ये चालक है। तो जैसे आप यहाँ पे पानी दे रहे थे, मैं इसको आवेश देता हूं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको आवेश दोगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसका विभव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इसका विभव बढ़ेगा। तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों, इस दूसरे चैप्टर का वो पहला दिन हमने इसी पानी और पानी के स्तर मतलब पृथ्वी तल से ऊंचाई को हमने मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभव से समझा था। तो वही कहानी फिर से आपके सामने आ रही है। ठीक है, कि जैसे जैसे आप बाल्टी में पानी डाल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, बाल्टी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जब आप किसी चालक को आवेश देते हो तो मेरे प्यारे बच्चों उसका पोटेंशियल यानी कि उसका विभव बढ़ता जाता है। ठीक बात है, बात समझ में आई? यानी कि चार्ज कैसे है बच्चों, आवेश किसकी तरह से, पानी की तरह से, और पानी का स्तर किसके जैसा है बच्चों, विभव के जैसा। इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि नहीं आई, बता दो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो ये जो 10 लीटर मैंने कह दिया, तो ये 10 लीटर क्या है, इसकी धारिता है ना। धारिता मतलब पानी को धारण करने की क्षमता, किसी भी लिक्विड को धारण करने की क्षमता क्या है, 10 लीटर है। ठीक है, उसी प्रकार से इस चालक की भी कोई धारिता होगी कि नहीं होगी, कि आप मनमर्जी का जितना चाहोगे उस पे आवेश डाल दोगे, रख पाएगा? नहीं रख पाएगा, चार्ज का लीकेज होने लग जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप बाल्टी मान लो डालते गए, पानी डालते गए, भर गई ना, तो पानी अब नीचे निकलने लग जाता है ना बच्चों, पानी निकलने लग जाएगा। अब क्योंकि अब उसकी औकात नहीं है, वो नहीं रख पाएगा। मतलब 10 लीटर तक उसकी औकात है। अब उस 10 लीटर की औकात में चाहे आप 100 ग्राम मतलब 100 ml पानी डालोगे तब भी वो रख लेगा, 200 ml डालोगे तब भी रख लेगा, 500 ml डालोगे तब भी रख लेगा, 5 लीटर डालोगे तब भी रख लेगा। अब डालते डालते उसकी जो औकात है वो कितनी है, 10 लीटर। अब 10 लीटर से 50 ml भी बढ़ा दोगे तो वो पानी कहाँ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। वही हालचाल किसी चालक के साथ भी है, कि चालक को हम आवेश दे रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों वो स्टोर कर रहा है, लेकिन उसकी भी क्या है, एक औकात है। ठीक है, जिसको हम कहेंगे चालक की धारिता। क्या कहेंगे बच्चों, चालक की धारिता। तो अब आपको समझ में आया, क्या समझ में आया जी, कि किसी भी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उस चालक की धारिता कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, और इस वाले तरीके से क्या समझ में आया, इस वाले तरीके से समझ में आया कि सर जो आवेश है, जैसे से आवेश आप दोगे वैसे वैसे बच्चों विभव बढ़ेगा। तो यानी कि आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से Q बराबर, जब बराबर का चिन्ह लगाओगे तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जिसको बोलते हैं C, और ये हो जाएगा V। ठीक है, यही जो C है इसी को बोलेंगे इस चालक की वैद्युत धारिता, या आप केवल धारिता बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई V। Q बाई V। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा, अब एक बात और इसमें होता है कि जो धारिता है, ये जो धारिता है, क्या वो Q और V पर निर्भर कर रही? तो आप कहेंगे ना, जो धारिता है वो मेरे प्यारे बच्चों Q और V पर निर्भर नहीं करती है। जैसे पानी का, बाल्टी का औकात है 10 लीटर, तो ये 10 लीटर ही रहेगा। आप कितना पानी डाल रहे हो, कितना इसका लेवल बढ़ रहा है, उस पर कोई निर्भर नहीं कर रहा उसकी धारिता। वो 10 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर की है, सिंपल सी बात है।
बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों को उम्मीद करता हूं ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई। तो हमने बाल्टी और पानी से हमने किसी चालक की धारिता को मैं अपने प्यारे बच्चों को समझा पाया। ठीक है, चलो तो आ जाते हैं इसकी परिभाषा पे। परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है मेरे प्यारे बच्चों से कि किसी चालक की धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। ठीक बात है? या मैंने एक लाइन जो बोला आप ये भी सही लिखा गया है, जो मैं एक लाइन बोला वो भी आपको याद रहे कि किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? उसकी धारिता कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब मेरे प्यारे से जो नीचे हमने फॉर्मूला बनाया ये C इक्वल्स टू Q बाई V, जब आपसे पूछा जाएगा तो उस चीज को आप लोग ऐसे परिभाषित करोगे धारिता को। ठीक है, ये तो समझने के लिए था ऊपर वाली परिभाषा। आप नीचे उसके मेन परिभाषा भी लिखोगे कि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को हम चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, यानी कि C बराबर Q बाई V हमारे पास आता है। अब चालक की धारिता मेरे प्यारे बच्चों एक हमारे पास नई राशि जन्म लेती है। तो जब भी कोई नई राशि जन्म लेती है तो मेरे प्यारे बच्चों उसको किस में नापा जाएगा, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, उसका मेरे प्यारे बच्चों वो सदिश राशि है कि अदिश राशि है, उसका बीमा क्या है, ये सब बातें हम लोग करते हैं। तो आ जाओ उसकी बातचीत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने कही वो साफ साफ यहाँ पे लिखी गई है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि V होती है तो Q समानुपाती V, Q बराबर CV, C इक्वल्स टू Q बाई V का। ठीक है, चलो अब बच्चों हम लोग इसके मात्रक की बात कर लेते हैं, इसके विमी सूत्र की बात। तो मात्रक मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? देख फॉर्मूला यही ना है, C इक्वल्स टू Q बाई V का। ठीक है, हाँ जी। तो Q क्या होगा बच्चे? कुलाम। V क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बोल्ट। ठीक है, तो हो जाएगा कुलाम प्रति बोल्ट। तो इसको हिंदी में ऐसे लिख लो। अब इसी चीज को मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं फैरड। क्या कहते हैं? फैरड। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका एसआई मात्रक है। आपसे पूछा जाएगा कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप बच्चे बताएंगे कि फैरड होता है। क्या होता है? फैरड। ठीक है, इसका वीमी सूत्र कैसे लिखना है तो मेरे प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले से हम इसके वीमी सूत्र को बना सकते हैं। क्यू का आपको पता ही है, वी का आपको पता हो तब अच्छे से रख लीजिए, नहीं पता है तो मैं आपको जुगाड़ बताता हूं कैसे। आप विभव को परिभाषित करके आ रहे हैं, W बटे Q होता है, तो इस Q को ऊपर ले जाइए तो C हो गया Q स्क्वायर बाई W के। ठीक है, तो Q स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, W क्या लिख सकते हैं? F इंटू डी, यानी कि बल गुणे विस्थापन। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं आप लोग विमी सूत्र। बात समझ में आई? फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो Q का हमको पता है कि AT होता है, तो AT का स्क्वायर हो गया, बल का MLT माइनस 2 होता है, D का मेरे प्यारे बच्चों L होता है। अब आप बड़े हो गए हैं तो हर एक मात्रक और वीमी सूत्र आपको निकालना अब तो आ जाना चाहिए। बहुत पीटूंगा अगर नहीं आता है तो, ठीक है ना। तो सबको ऊपर ले जाओ, m के पावर -1, l मेरे प्यारे बच्चों 2 बार है, l के पावर -2, और ये t नीचे 2 है ऊपर 2 है, तो t के पावर 4 हो गया, और a का क्या हो गया? स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। ठीक है ना, और ये बातें लिख दी गई कि भैया धारिता Q और V पर यानी विभव पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो किस पे निर्भर करेगी अभी आगे बात होगी। थोड़ा सा तो सस्पेंस बना रहना चाहिए ना मूवी में, है ना। सारी बातें एक ही बार जान जाओगे, दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आप भी तो सोचो कि हाँ जी धारिता तब किस पे निर्भर करेगी, किस पे निर्भर करेगी। आ जाओ अब बच्चे बात आती है कि जब भी हम कोई नई राशि पढ़ते हैं, जब भी कोई हम एक नई राशि पढ़ते हैं तो उसके मात्रक की बात हो गई। अब उसके मात्रक को भी मेरे प्यारे बच्चों हम परिभाषित करते हैं। जैसे हमने बच्चों पढ़ा था पहले वाली क्लास में आवेश, आवेश का मात्रक होता था कूलाम। फिर हमने एक कूलाम को परिभाषित किया। फिर दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों विभव, विभव का मात्रक होता है बोल्ट। फिर हमने एक बोल्ट को परिभाषित किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों धारिता। तो धारिता के
धारिता का जो एसआई मात्रक होता है फैरड। अब हमारी बारी है कि हम इस फैरड को भी क्या करें, परिभाषित करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अपने प्यारे बच्चों को जुगाड़ मेथड बताया। क्या जी? जुगाड़। जुगाड़ क्या होगा? C इक्वल्स टू Q बाई V। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर C 1 फैरेड करना है तो Q को 1 कूलाम करो और V को 1 वोल्ट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास बन चुका है ये जुगाड़। अब इसी जुगाड़ से हमको अपने वाक्यों में उसको परिभाषित कर देना है। कैसे? जैसे मान लो आपने कहा कि अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से, अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो जाती है, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाएगी? 1 फैराड। सिंपल सी बात है। अब उसी बात को आप आराम से लिख दीजिए। कैसे? कि 1 फैराड किसी चालक की वह धारिता है जो उस चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट की वृद्धि करता हो। अब इसी चीज को आप अपने हिसाब से जैसे मन ले वैसे लिख लो। जो बातें लिखोगे सब सही होगा। जो हमने बताया यहाँ पे वो भी सही, जो लिखा है वहां पे वो भी सही। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ सर, बहुत सही, बहुत सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि वैद्युत धारिता का जो हमने मात्रक पढ़ा फैराड, वो मेरे प्यारे बच्चों एक बड़ा मात्रक है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक बड़ा मात्रक है। तो हम इसके छोटे मात्रकों का यूज करते हैं, जैसे माइक्रो फैराड, पीको फैराड। ठीक है, हमने इस बात को मेरे प्यारे बच्चों अपने पहले वाले चैप्टर में भी सिखाया था कि आवेश का मात्रक कूलाम बड़ा मात्रक होता है। तो हम माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, पीको कूलाम, इन सब के बारे में बातचीत करते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, तो बार बार फिर से वही चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बातें आपको याद रखनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस चैप्टर में अपने धारिता वाले कॉन्सेप्ट से पहला डेरिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही छोटा है। क्या है बच्चों? विलगित गोली चालक की धारिता। जैसे मान लो हमारे पास एक गोली चालक है, मतलब हमारे पास एक गोला है और वो चालक पदार्थ का बना हुआ है। ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं? हम उसके बारे में जानते हैं कि अगर हमने इसको धनात्मक आवेश दिया तो वो आवेश किसके सतह पर फैल जाएगा, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। हमने मान लिया इस गोली चालक की जो केंद्र है वो मेरे प्यारे बच्चों O है, इसका त्रिज्या कैपिटल R है। ये बातें हम लोग जानते हैं। ठीक है, हमने ये भी जाना कि भैया जो इसका विभव होगा वो केंद्र से लेकर सतह तक क्या होता है? नियत होता है, जिसकी वैल्यू हो जाएगी क्या? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश Q है, त्रिज्या R है, तो R। हम ऐसा मानते हैं इसमें कि इसका जो पूरा का पूरा आवेश है वो केंद्र पर मेरे प्यारे बच्चों स्थित है। ठीक है, अच्छा, तो ये विभव हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको अगर विभव पता है, अगर आपको विभव पता, धारिता नहीं निकाल लोगे? आप कहेंगे क्यों नहीं? क्योंकि हम जानते हैं C बराबर होता है Q बाई V। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है बच्चे, तो इसलिए C बराबर क्या होगा? Q तो Q ही रहेगा, V का मान यहाँ पे रख ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, Q बाई R। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा Q से Q कट्टी पिट्टी, और ये सारी चीजें चली जाएंगी कूद के ऊपर। कहाँ चली जाएंगी बच्चों? कूद के ऊपर चली जाएंगी सर। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। कहानी खत्म। आप कहोगे सर इतना छोटा भी डेरिवेशन होता है? हाँ जी, तो ये डेरिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों विलगित गोली चालक या गोलाकार चालक की धारिता। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहां पे R क्या है? चालक की त्रिज्या। ठीक है, तो चलो फिगर बनाया, फिगर के बारे में 2-4 बातें लिख दी, है ना? क्या बातें लिखना है? ये सारी बातें आपको पता है कि एक गोली चालक है, उसको आवेश Q दिया जाता है, जो समान रूप से मेरे प्यारे बच्चों उसके पृष्ठ पर फैल जाता है और विभव नियत होता है। सारी बातें ऐसे लिख देना है। ठीक है, अच्छा, अब गोले के पृष्ठ पर विभव इतना होता है, धारिता का फॉर्मूला ये है। हमने सब कुछ रखा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, बहुत ही आसान डेरिवेशन, बात समझ में आई? ठीक है, अगर मान लो मेरे प्यारे बच्चों के परावैद्युतांक वाले माध्यम की बात करेंगे, तो वहां पे जब भी हम माध्यम की बात करते हैं तो चेंज क्या आता है? एप्सिलॉन नॉट बन जाता है की एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कैसे बनता है? देख,
क्योंकि हमको पता है कि माध्यम के लिए, बता देता हूं, माध्यम के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, और हमको पता है कि के मेरे प्यारे बच्चों होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पे लिखी गई कि जहां एप्सिलॉन है वहां पे के एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए हमारे पास माध्यम के लिए जो सी होगा वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों के सी के बराबर। ठीक बात है। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों हमने गोली चालक की धारिता का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला प्राप्त किया। आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा मैं क्वेश्चन देना चाहता हूं इस वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हम निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी की धारिता क्या होनी चाहिए। हमको पता है पृथ्वी का जो त्रिज्या है मेरे प्यारे बच्चों 6400 किलोमीटर है। कितना है? 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास यही है, क्योंकि पृथ्वी गोली है ना बच्चों, गोला है ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला डालेंगे। आपको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/9 गुणे 10 के पावर 9। अरे होगा कि नहीं होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो केवल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणे 10 के पावर 9। आर का मान हो जाएगा 6400 किलोमीटर, का मतलब होता है 10 के पावर 3। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देख, आपको क्या करना है, सी बराबर ये 64, अच्छा ये गुणा भाग कर लो ना। देख, 9 से 6400 को काटो, कितनी बार जाएगा? 9 सत्ते 63, एक बच्चा, फिर 10 हो गया, 9 एक नम 9, फिर से 10 हो गया, 9 के नम 9, यानी कि लगभग 711 दशमलव कुछ आएगा, उसको छोड़ दो। तो हम लोग लिखते हैं इसको 711 गुणे, ये 10 के पावर 9 है और ये 10 के पावर 3 है, ऊपर जाएगा 10 के पावर -6 हो जाएगा, ये फैरड है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास पृथ्वी की धारिता है वो कितना है? 711 माइक्रो फैरड। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कितनी बड़ी धारिता, सॉरी इतनी बड़ी पृथ्वी, उसका मेरे प्यारे बच्चों जो वैद्युत धारिता है वो क्या है? 711 माइक्रो फैरड। एक फैरड भी नहीं है ना? एक फैरड, अब देख पा रहे हो आप कितनी बड़ी मात्रक है धारिता का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बातें आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी धारिता के बारे में बात करेंगे और हमारे पास एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा जिसका नाम है बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र। क्यों? क्योंकि हम लोग गोली चालक की धारिता हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमको ज्यादा आवेश उसको देना है तो मेरे प्यारे बच्चों उसकी धारिता ज्यादा होनी पड़ेगी, और इतने बड़े गोली चालक की धारिता 711 माइक्रोफैरड ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक अलग कॉन्सेप्ट बनाएंगे जिसको हम पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, और उसमें हम लोग जितना चाहे उतना आवेश संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों को कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे फिलो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ जुड़ करके आप अपनी हर एक समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो इस सुविधा का लाभ आपको जरूर उठाना है। मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चों इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।